हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू एमए प्रोग्राम का, जिसे हम लोग एमएसटी कहते हैं, उसका पेपर 6 यानी कि एमएसडी 6 का जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस हम तैयार कर लें तो कल का एग्जाम हम बेहतर तरीके से दे पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए, आपको बता दूंगा, उस टॉपिक को थोड़ा बहुत तैयार करा दूंगा और फिर आप एग्जाम करके आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैं दिसंबर 2020 का क्वेश्चन एनालाइज कर रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन जैन साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आदिकाल के जैन साहित्य से पूछा है और इसी में अथवा करके है, अपभ्रंश के स्वरूप और विकास पर विस्तृत विवेचन कीजिए। ठीक, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है हमारा, राम काव्य में लोक मंगल की भावना विषय पर 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। ठीक है, उसके बाद संत कवियों का परिचय है। संत कवियों के परिचय के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले भी करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो वहां से आपका तैयार हो जाएगा। और इसके बाद अगला है, रीतिकालीन काव्य के विकास के विविध आधारों का विवेचन कीजिए। ठीक, उसके बाद इसी में अथवा करके दिया है, रीतिकालीन काव्य पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव क्या था उसका आकलन कीजिए। ठीक है, उसके बाद छायावाद की मूल प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। छायावाद की मूल प्रवृत्तियां आपकी हो जाएंगी एमएसडी 2 में, जो हमने छायावाद के बारे में बताया था वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे मूल प्रवृत्तियां क्या थी, राष्ट्र भावना था। ठीक है, ऐसे ही जो कुछ भी था वहां हमने करा रखा है, वहां से एक बार आप 1.5 करके देख लेंगे पीछे से, तो वहां से भारतेंदु के बारे में और भारतेंदु युग और छायावाद युग के बारे में वहां से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी में अथवा करके दिया है, प्रगतिशील साहित्य के उदय पर प्रकाश डालते हुए हिंदी में प्रगतिशील काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। ठीक, उसके बाद अगला 5th क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना पर निबंध लिखिए। इसको मैं अभी करा दूंगा। ठीक, उसके बाद अगला है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। टॉपिक दिया है भारतेंदु युगीन कविता, एमएसडी 2 से हो जाएगा बड़े आराम से, वहां पे मैंने डिटेल किया हुआ है। और हिंदी भाषा के प्रयोग क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद मतीराम, इनको मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अमीर खुसरो। ठीक है, इतना जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और मैं अभी जितना तैयार कराऊंगा वहां से क्वेश्चन आपका अच्छा खासा फंस जाएगा। ठीक है, 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आदिकाल में देख लेते हैं कि इसकी आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियां क्या रही हैं। ठीक है, इसमें सिद्ध साहित्य था। सिद्ध साहित्य क्या है इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सिद्ध साहित्य के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, नाथ साहित्य के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, रासो काव्य के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो तीनों चीजें यहाँ हम देखेंगे। सिद्ध साहित्य है, हिंदी कविता का प्रारंभिक प्रारूप हमें जो है सिद्ध साहित्य में ही देखने को मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है सिद्ध साहित्य। ठीक है, और यह जो है वज्रयानी शाखा से संबंधित है, बौद्ध धर्म के वज्रयानी शाखा से, जहां पे तंत्रवाद की ओर इन लोगों का झुकाव ज्यादा था। ठीक है, ये लोग पूजा पाठ के स्थान पर रहस्य और गुप्त साधनाओं का पर अधिक जोर देते थे, अर्थात यहाँ पे पूजा पाठ के स्थान पर रहस्य और गुप्त साधना पर बल दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद साहित्य में काम योग है। ठीक है, सहज शून्य, समाज की अवस्थाओं आदि का वर्णन इनके साहित्य में किया गया है। सिद्ध साहित्य के बारे में लिखना होगा तो यही तथ्य याद रखेंगे, तो यहाँ से सेंटेंस बना के हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य में काम योग, सहज शून्य और समाज की अवस्थाओं का, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, उसके बाद स्थापित मान्यताओं का ये जो सिद्ध साहित्य है इसमें विरोध किया गया है, जो प्राचीन स्थापित मान्यताएं उनका विरोध इन लोगों ने किया है। ठीक है, शुक्ल जी जो है, इसको आचार्य रामप्रसाद शुक्ल आलोचक एवं इतिहासकार रहे, इन्होंने जो है सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये इसको एक रूढ़िबद्ध धार्मिक साहित्य कहकर इसको नकार देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी परंपरा हमारी आती है
नाथ साहित्य, आदिकाल की दूसरी काव्य प्रवृत्ति है नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य में का आगमन जो है सिद्धों के बाद होता है। ठीक है, और इसकी दार्शनिकता शैव मत के आधार पर है। ठीक है, और ये लोग जो वज्रयानी शाखा इसके ठीक विपरीत चलते हैं। ठीक, और नाथ साहित्य पतंजलि के हठ योग को धारण करता है, वाम मार्गी साधना के विपरीत, अर्थात हमने बता दिया सिद्ध साहित्य के विपरीत। ठीक, मध्य मांस का त्याग करते हैं लोग और धार्मिक शुचिता पर बल देते हैं। ठीक, उसके बाद दो बातों पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया गया है इसमें। धार्मिक कट्टरता इसमें नहीं देखने मिलती हमें नाथ साहित्य में। ठीक है, और नाथ साहित्य में यायावरी गुण है, अर्थात घुमंतु जीवन इसमें ज्यादा दिखाया गया। जो नाथ साहित्य है इसमें जो नाथ संत होते थे ये लोग देश के विभिन्न कोनों में, मध्य भारत में और पश्चिमी भारत में घूम घूम के धर्म का प्रचार करते थे, और उसी वजह से इनकी भाषा में विभिन्न सांस्कृतिक और भाषा के विभिन्न अलग अलग शब्द आ गए हैं। ठीक है, वो हमें इनके साहित्य में देखने को मिलता है। सिद्धों के विपरीत धर्म को जनता के लिए संभव बनाया नाथ साहित्य ने। ठीक है, नाथ साहित्य में धर्म को जनता के लिए संभव बनाया गया, क्योंकि सिद्ध साहित्य में क्या था, वो लोग पूजा पाठ के स्थान पर रहस्य पर ज्यादा ध्यान देते थे, गुप्त साधना समाधि वगैरह लगाते थे, तो एक आम आदमी नहीं कर सकता। ठीक है, और जो नाथ साहित्य की एक कमी रह गई वो यह है कि इन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा की है, अर्थात इन्होंने गृहस्थ जीवन को पूर्णतया वर्जित किया है। ठीक है, और जो नाथ है, जो नाथ साहित्य है, इसका संत साहित्य में जो हम लोग मध्यकाल में देखते हैं, आके इधर भक्ति काल में, या यूं कहें कि भक्ति काल में देखते हैं, वहां पे जो संत काव्य है वो इन्हीं की भाषा से जो है प्रभावित हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रहा आदिकाल के बारे में दो प्रवृत्तियां रही, कौन सी, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तीसरी प्रवृत्ति रहेगी रासो साहित्य के बारे में। ठीक है, तो रासो साहित्य क्या है, वीर गाथात्मक काव्य है, भाटो और चारडो द्वारा रचित है। ठीक है, भाटो और चारडो द्वारा रचित वीर गाथात्मक काव्य क्या है, रासो साहित्य। ठीक है, अब यहाँ पे रास काव्य एक टर्म आता है और एक रासो काव्य आता है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग हैं। ठीक है, पंडित नरोत्तम दास जो है इसको अलग बताते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए, रास काव्य जो है जैनों द्वारा रचित प्रेम काव्य है। ठीक है, जबकि जो रासो काव्य है ये वीर काव्य है और चारडो तथा भाटो द्वारा रचित है। ठीक है, उसके बाद जो रास काव्य है ये मठों में संरक्षित रहा है, किंतु धार्मिक होने के कारण इसकी प्रामाणिकता पर, मतलब पूर्णतया सत्य होने पर थोड़ा बहुत संदेह है। ठीक है, और जो रासो काव्य है राजाओं के संरक्षण में रहा था, सामंतों के संरक्षण में, तो जब तक राजा सुरक्षित रहते थे तभी तक इनका साहित्य भी सुरक्षित रहता था, अन्यथा जब कोई दूसरा राजा दूसरे राजा पर कब्जा कर लेता था तो उसके साहित्य को भी अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करवा देता था। ठीक है, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी अप्रामाणिकता आ गई है। ठीक है, किंतु शुक्ल जी इसको, इसी रासो काव्य को लेकर आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन करते हैं। ठीक है, हमने देखा है इसको पिछले लेक्चर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक, और उसके बाद जैसे कि रास काव्य है, इसकी रचना संदेश रासक को ले लें, क्या है, प्रेम काव्य है। और रासो काव्य की रचना जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो जिसे आलाखंड कहते हैं। उसके बाद अगर रासो काव्य की रचना की बात की जाए तो ये जनमानस की अभिव्यक्ति का परिणाम ना होकर ये जो सामंतों का संघर्ष रहा है, उनका जो एक दूसरे से युद्ध रहा है, उसकी परिणति है। ठीक है, तो उनके युद्धों का वर्णन, ठीक है, उनके प्रेम का वर्णन, उनके जो भी विलास का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक, और उसके बाद तो ये रही चीजें रासो काव्य के बारे में, आदिकाल हो गया। ठीक है, और उसके बाद बात आती है भक्ति काल की। भक्ति काल के बारे में अष्टछाप के बारे में मैंने बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे तो अष्टछाप का हो जाएगा। कबीर पर टिप्पणी पूछी गई है 2019 में शायद, उसको जो है मैं दे दूंगा लिंक, उसको देख लीजिएगा। देन भक्ति काल में राम काव्य और कृष्ण काव्य, सूफी काव्य और ज्ञान मार्गी धारा जो है, इसका एक एक क्वेश्चन अपने को देख लेना है। ठीक है, इसका मैं बना नहीं पाया हूं, अगर संभव हो सकेगा तो मैं एक आध घंटे में बना दूंगा, अन्यथा आप लोग राम काव्य, कृष्ण काव्य और प्रेम काव्य और ज्ञान मार्गी शाखा से, मतलब सूफी वाला जो है इसको और कबीर वाला, इसको आप एक बार देख लेंगे तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है, एक एक क्वेश्चन सब में से देख लेना, यहाँ से बनता है फिर आप उसी एक क्वेश्चन के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पे जितना मैं बता दे रहा हूँ उसमें से जैसे 10 क्वेश्चन आए,
10 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 में से छांटना रहेगा, आपको 7-8 क्वेश्चन आते रहेंगे, उसमें से आपको छांटना रहेगा। ठीक, तो इसके बाद आ जाइए स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना। पिछली बार प्रश्न पूछा गया इसलिए इसको तैयार करा दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना की क्या स्थिति रही है। जैसे आधुनिक साहित्य के मूल्यांकन के लिए जो आधुनिक साहित्य है इसका जो अधिकतर मूल्यांकन हुआ है स्वतंत्रोत्तर आलोचना के टाइम पे ही हुआ है। मार्क्सवादी आलोचना का अधिक विकास हुआ है इस टाइम पीरियड में स्वतंत्रोत्तर हिंदी आलोचना में। ठीक है, रामविलास शर्मा का आलोचना साहित्य स्वतंत्रता पश्चात ही प्रकाशित हुआ। इसमें जो है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र और निराला आदि की समीक्षाएं लिखी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसका? रामविलास शर्मा का। और उसके बाद प्रेमचंद्र और उनका युग, ये भी रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है। उसके बाद निराला की साहित्य साधना, ये भी इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, तो तथ्य याद रहेंगे तो सेंटेंस हम लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह रांगे, राघव विश्वंभरनाथ और शिव कुमार मिश्र आदि प्रगतिशील आलोचक रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर आलोचना में इनका भी नाम आता है। कौन कौन? गजानन माधव, नामवर सिंह रांगे, राघव विश्वंभरनाथ और शिव कुमार मिश्र। ठीक है, इसके बाद मुक्तिबोध, मुक्तिबोध के बारे में इनकी 2 आलोचनाएं हम देख लेते हैं। जैसे एक कामायनी, एक पुनर्विचार है, इनकी आलोचना पुस्तक है। उसके बाद नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये भी इनकी आलोचनात्मक बुक है। उसके बाद नामवर सिंह की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं जिसमें प्रकाशित हुई है छायावाद। उसके बाद है दूसरी कविता के नए प्रतिमान, तीसरी है वाद विवाद और संवाद। ठीक, तो इतने से यहाँ तक का काम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा रीतिकाल के बारे में देख लेते हैं। जैसे रीतिकाल का विभाजन 3 प्रकार का होता है। जैसे रीतिकाल को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे रीतिबद्ध कवि या फिर रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इसमें 3 प्रकार कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि कौन है? जो आचार्यत्व धारण किए हुए हैं। ठीक है, और रीति सिद्ध कवि कौन है? जिनके अंदर आचार्यत्व प्राप्त करने का गुण है लेकिन उसको इन्होंने दिखाया नहीं है, अर्थात खुद को इन्होंने आचार्य कभी घोषित नहीं किया है। और रीति मुक्त कौन होते हैं? रीति मुक्त में इनके अंदर ना आचार्यत्व का गुण है और ना ये उसमें जाते हैं, मूलतः रीति से हटकर पूरी तरह से रचना करते हैं। ठीक है, अब रीतिबद्ध के कवि रहे केशवदास, भिखारी दास, देव, मतीराम, भूषण, पद्माकर, ये रहे रीतिबद्ध के कवि। रीति सिद्ध कवि रहे बिहारी दास। ठीक है, और उसके बाद रीति मुक्त कवि रहे द्विजदेव, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ठीक, इसके बाद आचार्य केशवदास के बारे में थोड़ा कुछ तथ्य देख लेते हैं ताकि अगर टिप्पणी वगैरह आए तो हम इसको कर सकें। ठीक है, या फिर रीतिकाल के बारे में कुछ भी पूछता है तो इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आचार्य केशवदास ये फुटकल कवि रहे हैं। ठीक है, किंतु महत्वपूर्ण है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार केशव की रचना के 3 रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से? आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। ठीक, हिंदी के प्रथम आचार्य कौन है? आचार्य केशवदास है। ठीक है, उसके बाद मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में इन्होंने आचार्य केशवदास ने रचना की है। ठीक है, उसके बाद हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, तो ठीक है। और उसके बाद नायिका भेद के लक्षण, इनकी जो रचनाएं इसको देख लेते हैं पहले। जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित, जहां गिर एवं जस चंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, ये इनकी रचनाएं रही हैं। इसमें जो रसिक प्रिया है, नायिका भेद के लक्षण इसमें बताएंगे गए हैं। जैसे इसमें नारी का सामंत अर्थात पति के सामने, पुरुष के सामने कैसे प्रस्तुत होना है, इसमें वो गुण, इसमें सारी चीजें उसके बारे में बताई गई हैं। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है? रसिक प्रिया की उपयोगिता विशुद्ध भोग विलास के लिए इसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया को इन्होंने लिखा है अपनी साहित्य शिष्या जिनका नाम है प्रवीण राय, उनके लिए इन्होंने इसको कवि प्रिया की रचना की है आचार्य केशवदास ने। ठीक है, ये जो प्रवीण राय हैं ये केशव के आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह के दरबार में गणिका रहती हैं। ठीक है, इसमें कवि प्रिया में 16 प्रभावों का वर्णन है। ठीक है, और इसमें काव्य रचना के लिए उपयोगी बातों को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद मतीराम
क्वेश्चन आया है अभी पिछले साल यहाँ से टिप्पणी लिखने के लिए। तो देख लेते हैं, विशिष्टांग निरूपक आचार्य है, ठीक है। रंग, रस, छंद और अलंकार इसने सबको मिला के रचना की। विशिष्टांग में रस, छंद और अलंकार यही आता है, ठीक है। रचनाएं हैं जैसे इनका ग्रंथ काव्य है रसराज, ललित ललाम, छंदसार, ठीक है। छंदसार इनका जो है शंभु सिंह सोलंकी को समर्पित है, ठीक है। मतीराम सत्सई, इन्हीं मतीराम की रचना है जिसमें 703 दोहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीत काल की परिपाटी का पालन करते हुए ये रूढ़ मुक्त कवि रहे हैं, ठीक है। ये रीत काल की परिपाटी का पालन तो किया लेकिन रूढ़ मुक्त रहे हैं, ठीक है। नवविवाहिता नायिका के लज्जापूर्ण सुंदरता का वर्णन इन्होंने किया है। कैसे किया देखिए, गौने की धौस सिगारन को मतीराम सहेलिन को गन आयो, कंचन के बिछुआ पहिरावत प्यारी सखी परिहास जनायो, ठीक है। ये 2 लाइन याद रहेगी, एग्जाम्पल के तौर पे लिंक कर देंगे वहां पे, ठीक है, अपनी कॉपी में। उसके बाद अगले कवि है भूषण। शिवाजी व छत्रसाल के आश्रय में इन्होंने अपना जीवन यापन किया, ठीक है। शिवराज भूषण वीर प्रशस्ति परक काव्य है इनका, ठीक है। और उसके बाद दूषण उल्लास और भूषण हजारा, इनके ये भी 2 काव्य हैं जो कि अनुपलब्ध है, अभी आज के समय में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद अगला काव्य है इनका शिवा बामनी, ठीक है। और उसके बाद अगला काव्य है छत्रसाल दशक, ठीक। डॉक्टर महेंद्र कुमार का मानना है कि भूषण के काव्य में वीर रस की व्यंजना के स्थान पर राज विषयक रति का ही परिपाक हुआ है, ठीक है। क्योंकि वाणी के ओज पर पूर्ण दृष्टि रहने के कारण सामान्य रूप से ये उन तत्वों का निर्वाह नहीं कर पाए जिनसे वीर रस का परिपाक होता है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके बाद हाँ, इसके बाद इन्होंने जो रचनाएं की हैं, मुक्तक रचनाएं की हैं, और उसके बाद इनकी भाषा ब्रज भाषा रही है, ठीक है। भूषण इनका वास्तविक नाम नहीं था, ये इनकी एक उपाधि थी जो चित्रकूट के नरेश सोलंकी हृदय राम के पुत्र रुद्र ने इनको प्रदान की थी। किसने? नरेश रुद्र ने इनको किसकी उपाधि? भूषण की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। ये वीर रस के कवि हैं, छंद में आवेग है इनके, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, इंद्र जिम जम्भ पर बाड़व सुअंभ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, पौन बारिवाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहसा बाहु पर राम द्विज राज है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इतनी चीजें रही, ठीक है। एक थोड़ा सा और है, भिखारी दास है। भिखारी दास के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस पे भी टिप्पणी आ सकती है या फिर रीतकाल से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो इन सब कवियों को हम वहाँ पे डाल पाएंगे, ठीक है। भिखारी दास सर्वांग निरूपक आचार्य रहे हैं, ठीक है, आचार्यों में प्रमुख रहे हैं, ठीक है। और रस श्रृंगार, रस सारांश इन्होंने क्या किया है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय के आलंबन नायक नायिका के भेदों का वर्णन इन्होंने किया है। काव्य निर्णय रस अलंकार गुण दोष और ध्वनि का विवेचन इन्होंने किया है, ठीक है। इनका काव्य उत्कृष्ट और ललित है, ठीक। भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर सामंजस्य हमें भिखारी दास के काव्य ग्रंथों में मिल जाता है, ठीक है। रीति काव्य में भिखारी दास का महत्व तो कवि और आचार्य दोनों रूपों में, ठीक है। अलंकार विवेचन के कर्म में अलंकारों को वर्गीकृत करने का प्रयास इन्होंने भिखारी दास ने किया है, ठीक है। भावों की स्वाभाविकता के साथ कलात्मकता का संयोग, ठीक है, इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। जैसे नैननी को तरसिए कहाँ लो, कहाँ हियो बिरहाग में तय, एक घड़ी न कहूँ कल पे, कहाँ लागी प्राणन को कल तय, ठीक है। तो ये रहा भिखारी दास वाले। उसके बाद पद्माकर, इनको जगत सिंह ने आश्रय दिया था जो कि जयपुर के राजा थे, ठीक है। जगद विनोद इनकी रचना है, ठीक है। हिम्मत बहादुर बिरदावली इनकी रचना है, ठीक। देव के बारे में बात कर ले तो देव लगभग 72 ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 25 ही उपलब्ध होते हैं, ठीक। प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक, देवचरित, सुख सागर तरंग, शब्द रसायन आदि इनके उपलब्ध ग्रंथ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका सारांश, ठीक। अब इसके बाद बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं मैंने बना रखे हैं, अभी 1-2 दिन में हाल ही में बनाए हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। MHD2 एंड MHD4 से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको 1.5 पे करके 1 या 2 बार देख लीजिएगा, ताकि कल के एग्जाम में आसानी से आप सारे क्वेश्चन टैकल कर पाए। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले किसी लेक्चर में, ठीक है। कल आखिरी एग्जाम है, देने के बाद फुर्सत है, ठीक है। धन्यवाद।